नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी पेडागोजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं इन 30 प्रश्नों में से। और यहाँ पर दोस्तों आने वाले सीटेट और अन्य टेट जो कि 2020 में आने वाली है, उन सभी के लिए यहाँ पर दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने टेट सक्सेस लॉन्च किया है दोस्तों हाल ही में। यदि आपने ऐप्स को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चन से मिलेंगे जो कि किसी भी टेट या फिर सीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी विधि नहीं है व्याकरण शिक्षण की। सूत्र विधि, आगमन निगमन, समवाय या फिर व्यास विधि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्यास विधि व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। यहाँ पर सूत्र विधि, आगमन निगमन और समवाय तीनों ही विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि कौन सी? यहाँ पर आपको बताना है यह विधि कौन सी है। समवाय विधि है, भाषा संसर्ग विधि है, आगमन विधि है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यह विधि समवाय विधि है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। किसको मिलता है पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पाठ योजना निर्माण की बात हो रही है, इसका सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो यहाँ पर जो सर्वाधिक लाभ मिलता है वो शिक्षक को मिलता है पाठ योजना निर्माण का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2nd वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर आपको बताना है किसकी व्यवस्था की जाती है शिक्षण कौशलों के विकास के लिए। सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की या फिर अभिक्रमित अनुदेशन की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है वो सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाचिक अभिनय में किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों वाचिक अभिनय में? विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना, शिक्षक द्वारा अभिनय, नाटक करना या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो वाचिक अभिनय में किया जाता है वो विविध बालकों द्वारा पात्रों के रूप में संवाद बोलना किया जाता है वाचिक अभिनय में। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, उच्चारण विधि या फिर अनुकरण विधि है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ध्वनि साम्य विधि। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि ध्वनि साम्य विधि। यहाँ पर 2nd वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, प्रस्तावना या फिर स्पष्टीकरण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बालकों को प्रस्तावना सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। यहाँ पर 3रा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल कौन सा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है 4 विकल्पों में से कौन सा भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है? सुनना, बोलना, पढ़ना या फिर विचार करना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विचार करना भाषा का आधारभूत कौशल नहीं। यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हर्बट्स की पंचपदी का पद नहीं। यहाँ पर आपको बताना है जो हर्बट्स की पंचपदी है उसका 4 विकल्पों में से कौन सा पद नहीं है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति या फिर तुलना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पुनरावृत्ति। हर्बट्स की पंचपदी का पद नहीं है। यहाँ पर 3रा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है वो कौन सी विधि नहीं है कविता शिक्षण की? रसास्वादन विधि, व्याख्यान विधि, गीताभिनय विधि या फिर अनुकरण विधि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अनुकरण विधि कविता शिक्षण की विधि नहीं है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है। किसमें उपयोगी है? पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण में या फिर लेखन में। तो यहाँ पर जो भाषा संसर्ग विधि है ये व्याकरण में उपयोगी है। यहाँ पर 3रा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
वहाँ कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। यहाँ पर आपको बताना है वो मौन वाचन है, आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है या फिर समवेत वाचन है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वह मौन वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है लेकिन पद्य में नहीं होता है, मौन वाचन। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है, एक से अधिक होती है, शिक्षक का अभाव होता है, 20 शिक्षक होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दल शिक्षण में शिक्षकों की जो संख्या होती है वो एक से अधिक होती है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? स्वाध्याय पद्धति को अपनाएंगे, डाल्टन पद्धति को, खेल पद्धति को या फिर प्रोजेक्ट पद्धति को? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा हम खेल पद्धति को अपनाएंगे। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु खेल पद्धति को अपनाएंगे। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सी विधि उपयुक्त रहती है प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए। यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है अनुकरण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, रूपरेखा विधि है या फिर सूझ विधि है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रश्नोत्तर विधि उपयुक्त रहती है प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? यहाँ पर आपको बताना है 4 विकल्पों में से गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इसमें छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी, इसलिए आवश्यक है गृह कार्य का मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? समास विग्रह, चित्र दिखाकर, व्युत्पत्ति द्वारा या फिर अर्थ कथन द्वारा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है षडानन का अर्थ समझाने के लिए समास विग्रह विधि का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थ बोध है, भावानुभव है, मनोरंजन है या फिर मापन क्षमता है? तो यहाँ पर जो कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है वो भावानुभव है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर प्रणाली है, तुलना प्रणाली है, शब्दार्थ प्रणाली है या फिर व्याख्या प्रणाली है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शब्दार्थ प्रणाली। वर्णनात्मक कविता शिक्षण की जो सही विधि है वो शब्दार्थ प्रणाली है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है? व्याख्यान प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली या फिर गीत व अभिनय प्रणाली? यहाँ पर पूछा गया था वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि कौन सी है, तो शब्दार्थ प्रणाली है। और यहाँ पर पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गीत व अभिनय प्रणाली। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की जो उपयुक्त प्रणाली होती है वो गीत व अभिनय प्रणाली होती है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को बोलना सीखने के लिए, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, भाषा को बोलना सिखाने के लिए या फिर भाषा को समझाने के लिए? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, डाल्टन या फिर योजना शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर या फिर माध्यमिक स्तर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डाल्टन शिक्षण पद्धति माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है किलपेट्रिक ने किया है, मॉन्टेसरी ने किया है, पार्कहर्ट्ज ने किया है या फिर फ्रोबेल ने किया है? सरल सा प्रश्न है, काफ़ी बार आपने इस प्रश्न को पढ़ा हुआ क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है वो किलपेट्रिक ने किया है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है। यहाँ पर आपको बताना है भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कुक द्वारा, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या फिर किलपेट्रिक? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मॉन्टेसरी। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का जो प्रतिपादन किया गया वह मॉन्टेसरी के द्वारा किया गया। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
प्रस्तावना का मूल आधार होता है, क्या होता है प्रस्तावना का मूल आधार? पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य या फिर समस्यात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर जो प्रस्तावना का मूल आधार होता है वो पूर्व ज्ञान होता है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि के नाम से, सामान्यमान विधि के नाम से, उदाहरण विधि या फिर सत्यापित विधि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो आगमन विधि को अन्य नाम से जाना जाता है वो उदाहरण विधि के नाम से जाना जाता है आगमन विधि को। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? यहाँ पर जो प्रवचन विधि है वो किस शिक्षण विधि से संबंधित है? पद्य शिक्षण विधि से, गद्य शिक्षण विधि से, रचना शिक्षण विधि से या फिर कविता शिक्षण विधि से? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गद्य शिक्षण विधि से। प्रवचन विधि गद्य शिक्षण विधि से संबंधित है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है? सभी विषयों में उपयोगी, छात्रों की निष्क्रियता, निम्न स्तर के लिए उपयोगी या फिर अमनोवैज्ञानिक? तो यहाँ पर जो भाषा में प्रदर्शन विधि का जो दोष है वो निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है। यहाँ भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, शुद्ध व्याकरण या फिर व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाए। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? यहाँ पर आपको बताना है चार विकल्पों में से किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? पठन का, श्रवण का, बोलने का या फिर लिखने का? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लेखन कौशल का शिक्षण कराना चाहिए भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। तो आज के जो 30 प्रश्न दोस्तों यहीं पर समाप्त होते हैं हिंदी पेडागोजी के। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।